जय हिंद दोस्तों। एसएससी वालों, क्या हाल है आपके। आपकी कल से हो जाएगी एग्जाम शुरू और जो चलेगी 1 महीना। और उसी एग्जाम को अच्छे से करवाने के लिए उसमें अच्छे मार्क्स आपके आए, जीके जीएस से रिलेटेड पार्ट का 25 में से 25 पूरे आए। मैं यही कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के समक्ष। और इसी हमारी एसएससी की 25x25 की सीरीज का आज चौथा दिन है और मैं आपको करवाने जा रहा हूं मॉडल पेपर नंबर 4। तो चलिए हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए, क्योंकि आप लोगों का कल एग्जाम है तो अच्छी तरह से नींद लेके जाना है। एग्जाम के अंदर घबराना नहीं है और अच्छे से एक शांत माइंड से अपना एग्जाम है उसको अटेम्प्ट करना है और अच्छे मार्क्स, श्योर आप अच्छे मार्क्स लेके आएंगे और आपका सिलेक्शन होगा। बेस्ट ऑफ लक। चलिए अब हम चलते हैं हमारे पेपर की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई। तो राष्ट्रीय जनगणना की शुरुआत है भारत के अंदर 1872 ईस्वी के अंदर हुई थी, स्वतंत्रता से पहले। कब हुई थी? 1872 ईस्वी के अंदर, स्वतंत्रता से पहले। तो इसी क्रम के अंदर मैं आपको बता दे रहा हूं, स्वतंत्रता के पश्चात हमारी राष्ट्रीय जनगणना विधिवत शुरू हुई थी 1951 के अंदर। और अब तक स्वतंत्रता के पश्चात 7वीं जनगणना हमारे भारत के अंदर हो चुकी है और अभी 2021 की जनगणना है वो अभी बाकी है, होनी है। तो आपको अभी हमारे जो भी जनगणना के जो आंकड़े लिए जा रहे हैं वो बेस ईयर हमारा अभी 2011 ही है और उसी के आधार पे हमारे जनगणना से रिलेटेड जितने भी आंकड़े आ रहे हैं तो 2011 से भी आ रहे हैं, जब तक कि 2021 की जनगणना के आंकड़े नहीं आ जाते। तो ये होगी। इसमें मैं आपको आगे भी ये भी लिख देता हूं कि विधिवत शुरू कब हुई है। विधिवत शुरू हुई है 1951 और अब तक कितनी हो गई? अब तक हो गई आपके 7 बार जनगणना। 10 साल के अंतराल के ऊपर जनगणना की जाती है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, खरीफ की फसल कब काटी जाती है। तो खरीफ की फसल तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे क्योंकि सभी किसान के बेटे हैं, धरती से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा खरीफ की फसल वो होती है, खरीफ मतलब बारिश के दिनों के अंदर बोई जाने वाली फसल, जो गर्मियों के अंदर बारिश में बसंत की ऋतु खत्म होने के पश्चात जब बारिश की सीजन स्टार्ट होती है तब बोई जाती है और सर्दियों का आगमन से पहले इस फसल को काट लिया जाता है। तो बताइए ये फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है। चलो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये जून जुलाई के अंदर बोई जाने वाली फसल है और अक्टूबर नवंबर के अंदर दीपावली के टाइम से पहले इस फसल को काट लिया जाता है। तो ये हो गई आपका जून जुलाई। जून जुलाई के अंदर मानसून का आगमन होता है राजस्थान के अंदर और उसी समय खरीफ की फसल की बुआई होती है मानसून की बारिश होने के बाद में। और राजस्थान के अंदर कौन से मानसून की बारिश है जो होती है? राजस्थान के अंदर, पूर्वी राजस्थान के अंदर बारिश होती है अरब सागर से। और जो पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ पे जो अरावली पर्वतमाला के जो पश्चिम का राजस्थान है, यहाँ पे बारिश होती है यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से। क्योंकि जो पश्चिमी मानसून जो आता है अरब सागर का, जो पश्चिम मानसून की जो पवनें आती है वो अरावली पर्वतमाला के पैरेलल चली जाती है और ये यहाँ से दिल्ली होते हुए हरियाणा, दिल्ली होके हिमाचल प्रदेश को चलते हुए हिमालय पर्वतमाला से टकराकर और वहां से वापस लौटते समय ये लौटता हुआ मानसून राजस्थान के अंदर सर्दियों के अंदर बारिश करता है अरावली पर्वतमाला से टकराकर। और ये उस समय राजस्थान के अंदर और हरियाणा और पंजाब यहाँ पे बारिश होती है और सर्दियों में होने वाली इस बारिश को मावट कहा जाता है राजस्थान के अंदर। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मावट क्या होती है, तो सर्दियों में होने वाली बारिश से जो अरब सागर के मानसून से या पश्चिमी मानसून से हमारे राजस्थान के अंदर जो बारिश होती है। और जो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है वो राजस्थान के अंदर डायरेक्ट यूपी से होते हुए प्रवेश करता है और पश्चिमी राजस्थान के अंदर उसकी बारिश से उससे बारिश होती है। लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते उस मानसून की, बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है उसकी जो क्षमता है वो कम होती जाती है और राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है वो सूखे से ग्रसित है। बाकी इसकी जो जानकारी है, विस्तृत जानकारी हम राजस्थान के और सेंट्रल भारत के जो ज्योग्राफी का जो पार्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आप लोगों को अच्छे से ये कराऊंगा। तो ये हो गया हमारा जून जुलाई और अक्टूबर नवंबर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर है जो 28 दिन के अंदर लगाता है। कितने दिन के अंदर लगाता है? 28 दिन के अंदर लगाता है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे। तो सम्राट अशोक मगध के शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक थे।
ये मौर्य वंश से संबंधित थे और मगध के शासक थे। और सम्राट अशोक जब बिंदुसार मगध के शासक थे उस समय सम्राट अशोक को उज्जैन का शासक बनाया हुआ था। ये उज्जैन है जो मगध का एक प्रांत था और वहां के शासक कौन थे? सम्राट अशोक। मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। संसद के कौन से सदन के अंदर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का प्रस्ताव है वो पेश किया जा सकता है या लाया जा सकता है? तो ये संसद के किसी भी सदन के अंदर लाया जा सकता है, लेकिन इसकी लाने की शर्तें हैं वो कुछ अलग है। वो मैं आपको पॉलिटिकल जो हमारा सब्जेक्ट की जब क्लासें होंगी उसमें मैं आप लोगों को अच्छे से करवा दूंगा। अभी आप यही लिखिए, संसद के किसी भी सदन के अंदर। संसद के किसी भी सदन, संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में भी ये जो प्रस्ताव है लाया जा सकता है। छठवां क्वेश्चन है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसके घनत्व में क्या परिवर्तन होता है? जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसमें फैलाव होता है और जब फैलती है तो आप ऑटोमेटिक जो घनत्व है वो कम हो जाता है। अगर किसी भी धातु का फैलाव होता है, उसके जो पार्टिकल है, उसके जो कण है, उसके परमाणु है या अणु है, जो भी है वो दूर दूर जाते हैं। जब दूर जाएंगे तो उसमें विरलता आएगी, विरलता आएगी तो उसका जो घनत्व है, घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका प्रयोग करते हैं? तो तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी हैं जो खेलते हैं, जो प्लेयर होते हैं, किसी भी फील्ड के हो चाहे किसी भी खेल से संबंधित हो, वो सुक्रोज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सुक्रोज। सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्ताल्पता। रक्ताल्पता मतलब रक्त की अल्पता। रक्त की अल्पता या रक्त की कमी विटामिन, कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये है विटामिन B12। विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। तो पानी की स्थायी कठोरता को दूर किससे किया जाता है? जियोलाइट। किससे किया जा सकता है? जियोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा था? तो आपको पता होगा, मेरी एक पीछे की क्लास थी जिसके अंदर मैंने 1498 के अंदर किसका जन्म हुआ था? 1498 के अंदर याद कीजिए, राजस्थान के संत एवं संप्रदाय की क्लासों के अंदर मैंने बताया है। मैं आपको दो ऑप्शन दे देता हूं 1498 से रिलेटेड, रानाबाई और दूसरा ऑप्शन है आपके पास में मीराबाई। दोनों में से बताइएगा कौन सा है जिनका जन्म 1498 ईस्वी के अंदर हुआ था। और 1498 ईस्वी के अंदर हमारे भारत का समुद्र का रास्ता है जो किसने खोजा था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? विश्व के अंदर सबसे बड़ा धर्म, बड़े धर्म से मतलब यहाँ पे यह है सारे धर्म बड़े हैं, सभी धर्म अपने आप में बड़े हैं, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो सबसे बड़ा धर्म से मतलब ये है कि कौन सा धर्म की जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा है। तो हमारे विश्व के अंदर कौन से धर्म की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? ईसाई धर्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो चार, आपको पता होगा 4 बौद्ध संगतियां हैं जो भारत के अंदर हुई है। उनमें से प्रथम बौद्ध संगति हुई है राजगृह के अंदर और उस समय शासक था अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगति। और जो अंतिम बौद्ध संगति है, चतुर्थ बौद्ध संगति, ये कनिष्क के शासनकाल के अंदर हुई है। कनिष्क कहां का शासक था ये आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। और जो 3 बौद्ध संगतियां 2 और बच गई इसके अलावा, वो भी आप कमेंट करके मुझे बताइएगा किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट में बचे हुए आपके जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर करवाता हूं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। किसको हराया था? हर्षवर्धन को। किसको हराया था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो ये है गोल्फ। किस खेल से है? गोल्फ से। आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो आयकर दिवस मनाया जाता है 24 जुलाई को, 24 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक बार डाउनलोड किया जाने वाला आरोग्य कोरोना ट्रैकिंग ऐप। तो अभी जो हाल ही के अंदर भारत सरकार ने एक कोरोना ट्रैकिंग एप्लीकेशन है जो डाउनलोड किया था, जो व्यक्ति के नजदीक में मतलब 500 मीटर के दायरे के अंदर बता दिया जाता है, उसके अंदर के 500 मीटर के दायरे के अंदर कौन कौन या कितने व्यक्ति है जो कोरोना पॉजिटिव है। तो ये एप्लीकेशन का नाम था आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का नया मुख्य सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है सुरेश एन पटेल। कौन है? सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल कौन है मुख्य सतर्कता आयुक्त? सुरेश एन पटेल। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सा है? तो अभी हाल ही के अंदर भारत सरकार द्वारा एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, उसका निर्माण किया गया है, तो इसका नाम है रुद्रम। क्या नाम है? रुद्रम। रुद्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये राज्य बना है पहला असम। असम। कौन सा राज्य बना है? असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस जो समिति थी, ये संघीय शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक अभी राजस्थान की 2 एग्जाम हुए थे बड़े, उनके अंदर भी इसका क्वेश्चन आया था, समितियों से रिलेटेड। जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वे उपकरण जिसे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो ये उपकरण है सोनार। सोनार कौन सा है? सोनार। सोनार कौन सी ध्वनि तरंगे हैं जो उत्पन्न करता है? पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है। तो ये जो ध्वनि तरंगे हैं, ये समुद्र की गहराई से, समुद्र की जो तट है वहां से, समुद्र का जो तल है वहां से ये टकरा कर वापस आती है। तो उसके आधार पर ये कितने समय के अंदर वापस आई है, कितने समय में छोड़ी गई, कितने समय में वापस आएगी, उसके आधार पर इनकी गणना करके और समुद्र की जो गहराई है उसका मापन किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22, प्रतीक्षा नामक कविता किसके द्वारा लिखी गई है? तो इनके जो राइटर है वो है हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। और ये हरिवंश राय बच्चन कौन थे, ये मुझे कमेंट करके बताइए। वर्तमान के अंदर कौन सेलिब्रिटी है जिनके ये परिवार से रिलेटेड है, संबंधित है, तो आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा हरिवंश राय जी बच्चन वो कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोपला कौन थे? तो मोपला विद्रोह आप भारत के अंदर 1857 की जो रिवोल्ट है उसके आसपास के अंदर मोपला विद्रोह हुआ था। तो वो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, नहीं तो जो पॉलिटिकल की हमारी जो क्लासें स्टार्ट होंगी उसके अंदर हम इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो ये मालाबार तट के मुस्लिम किसान थे। कौन थे ये? मालाबार तट के मुस्लिम किसान। कौन थे? मालाबार तट के मुस्लिम किसान। मालाबार तट के मुस्लिम किसान थे ये। कौन थे? मालाबार तट के मुस्लिम किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोका कोला का खट्टा स्वाद का कारण क्या है? तो यह है फास्फोरिक एसिड। क्या है? फास्फोरिक एसिड। कौन सा एसिड है? फास्फोरिक एसिड, जिसके अंदर कोका कोला जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसका स्वाद है जो खट्टा, इसी फास्फोरिक एसिड के कारण होता है। और आज का हमारा लास्ट 25 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। ये यहाँ पे लिखा हुआ है 25 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को किस नाम से जाना जाता है, या इसको किस प्रकार से हम
जो आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये अवाचनीय लिपि, अवचनीय लिपि इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूरी जितनी भी लिपि है ये चित्रात्मक लिपि है और इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है किसी के द्वारा, इसलिए इसको अवाचनीय लिपि बोला जाता है। कौन सी लिपि बोला जाता है? अवाचनीय लिपि। तो ये हमारे हो गए आज के 25 क्वेश्चन, और मैं आशा करता हूं कि आपके ये एग्जाम के अंदर काफी इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगे और आपका जो स्कोरिंग है उसको बढ़ाएंगे और आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो, ताकि हमें भी मिठाई खाने का मौका जल्दी से जल्दी मिले। तो इसी के साथ मैं इस क्लास को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।